नमस्कार, रूबरू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना ये खास प्रोग्राम जिसका नाम है रूबरू। और इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात किसी न किसी खास मेहमान से कराते हैं। आज हमारे स्टूडियो में एक बार फिर मौजूद हैं डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव, जो कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं देश हित में। उनकी एक बहुत ही शानदार किताब है बुक ऑफ लाइफ, जिसको लेकर के वो बहुत अपने विचारों को बांटते रहते हैं समाज के बीच में। उसका 4th एडिशन जो है वो आ चुका है और मैं दिखाना चाहता हूँ उनकी ये किताब बुक ऑफ लाइफ। इसके 4 एडिशन आ चुके हैं, दिस इज द 4th एडिशन। और हर किताब के अंदर उनकी 100 विचार जो हैं वो संकलित हैं। इसके अलावा एक युवाओं के लिए और लोगों के लिए उन्होंने बहुत ही शानदार किताब लिखी है, बिल्डिंग ए बेटर फ्यूचर। तो ये कुछ उनकी किताबों के नाम हैं। और आइए एक बार हम स्वागत करते हैं डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव जी का। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद जी डॉक्टर साहब, आज जो चर्चा का विषय है जो हमने लिया है वो जी। ये है कि आज जो वैवाहिक जीवन है तो वो लगातार जो है प्रभावित हो रहा है, लगातार टूट रहा है वो, है नहीं? मतलब ऐसे भी रिश्ते देखे गए हैं कि जो 20 साल रिश्ते में थे वो भी टूट रहे हैं। ऐसे भी हैं जो कि 25 साल रिश्ते में रहे वो भी टूट रहे हैं। ऐसे भी रिश्ते देखे गए हैं कि जो अभी नई नई शादी हुई है और 6 महीने भी नहीं हुए वो भी टूट रहे हैं। तो इस टूटन का जो कारण क्या है, एक तो पहले मैं ये जानना चाहता हूँ और दूसरा मैं जानना चाहता हूँ कि इसको अगर सहेजना है तो क्या ऐसे सूत्र हैं कि जो एक वैवाहिक जीवन में जब आप प्रवेश करते हैं तो वो बनी रहे, है नहीं? तो ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ आज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जी और मैं कहता हूँ बर्निंग क्वेश्चन है आजकल जी के। जी। उसका बड़ा मैं देख रहा हूँ यहाँ इंडिया में कि यहाँ तो बहुत बुरी हालत है। हम्म, यहाँ तो वास्तव में जो वैवाहिक जीवन है वो स्टेक पे है बिल्कुल। स्टिक पे। मतलब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने देखा है 20-20 साल बाद लोगों का डाइवोर्स हो रहा है। हम्म, कितने अफसोस की बात है। हम्म, इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए, सब कुछ हो गया, अब डाइवोर्स हो रहा है। हम्म, कितने कमाल की बात है, बहुत अफसोस की बात है। बड़ी छोटी सोच है, बड़ी कंजर्वेटिव थिंकिंग है जिसकी वजह से ऐसा कुछ होता है। अब मैं इसके आपको कारण बताता हूँ। पहले आप देखिए, पहला कभी जमाना याद करिए, कभी आपने डाइवोर्स सुने थे पहले? नहीं। कभी भी नहीं सुने होंगे मेरे ख्याल में। और पहले तो ज्वाइंट फैमिलीज रहती थी। और पहले तो डॉक्टर साहब में थोड़े मजाक लगेगा लेकिन हाँ मैं तो कहूंगा कि पहले तो अकोमोडेटिंग नेचर था हाँ कि अगर कोई महिला जो है उसका पति अगर मर गया है परिवार में या कुछ ऐसा है तो उसको भी अकोमोडेट कर लेते थे। तो हाँ एक व्यक्ति की 2-2 3-3 वाइफ भी ऐसा देखा हाँ गया है। वो भी वो हो भी जाता एक था। वो भी लेकिन वैसे में क्या, वो तो मजबूरी की बात है। मजबूरी की बात होती लेकिन वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके बहुत बड़े रीजंस हैं। है। पहले देखिए ज्वाइंट फैमिलीज थी, चाचा ताऊ, उनकी फैमिली, और सारे अपने अपने खुद की फैमिली। एक एक फैमिली में 30-30 40-40 लोग रह रहे हैं। सबका खाना लेडीज बना रही हैं। नहीं, कभी कोई उसमें आज तक किस तरह का वो नहीं सुना हमने कि उनमें कोई विद्रोह हो रहा है या उनमें कोई आपस में कोई इस तरह की भावना डेवलप हो रही है या आपस में कोई क्लेश हो रहा है। कुछ कभी हमने कभी देखा ही नहीं, सुना ही नहीं कभी। सब बड़े प्यार से रहते थे। तो वो भी तो लोग थे, हमारे पूर्वज थे। अब हमें ऐसी क्या हर बात हो गई कि हम 2 आदमी मिलकर रह सकते हैं, 4 आदमी 40 आदमी मिलकर रह सकते मिल के हैं। रह सकते थे, बहुत बड़ी बात कही हैं? आपने, बिल्कुल। 4 आदमी 40 आदमी, और उसमें भी कई पीढ़ी के लोग। हम्म, दादी दादा, फिर चाची चाचा, ताऊ ताई, हम्म, खुद खुद की वाइफ, फिर बेटा बेटे की वाइफ, हम्म, दूसरा बेटा बेटे की वाइफ, भतीजा भतीजे की वाइफ, हम्म, दूसरा भतीजा भतीजे की दूसरी वाइफ। हम्म, कितने की तो वाइफ लेडीज हो गई वहां, हम्म, और कितने बड़ी लेडीज हो गई, चाची ताऊ ताई दादी पादी सारी। तो अब आप सोचिए कि जब इतने लोग मिलकर रह सकते थे, कभी कोई आज तक कोई किसी तरह का क्लेश नहीं होता था, किसी तरह कोई विचारों में भिन्नता नहीं होती थी। हम्म, आज क्या हो गया? हम्म। ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या सही हो बात गया? है। तो ये बहुत बड़ा बर्निंग क्वेश्चन है कि 2 आदमी भी नहीं रह सकते। जहाँ 40 आदमी एक साथ रहते थे वहां 2 भी नहीं रह पा रहे। कितना अफसोस की बात है। अब मैं बताता हूँ, सबसे बड़ा कारण है हमारी एजुकेशन। हम्म, लड़की की एजुकेशन तो गलत मिल ही रही है। हम्म, लड़की के तो माँ बाप लड़की को अफलातून बना के भेज रहे हैं, हम्म, क्योंकि वो इतनी पढ़ लिख जाती है, इतनी उसकी एजुकेशन हो जाती है कि वो तो अपने आप को बिल्कुल वाकई अफलातून समझने लगती है। और माँ बाप का उसका साथ होता है बेस पीछे। पूरा बड़ा बेटा समझ अगर कुछ भी हो तुरंत कॉल कर देना, हम तुरंत आ जाएंगे एकदम। तो जब इस तरह की सोच है तो वहां कैसे एडजस्टमेंट होगा? नंबर 1 बात। दूसरी बात, उसको ये सिखाया जाता है बेटी को कि देख बेटा, तेरा अपना परिवार कौन है? तू, तेरा हस्बैंड या तेरे बच्चे।
इसके अलावा तेरे परिवार में कोई शामिल नहीं है, तो तू कोशिश ये करना कि जल्दी जल्दी अलग हो जाना, जिससे सुख चैन से रह सके, वरना तुझे वहां परिवार में सबके साथ हाँ पिस जाएगी और तुझे कभी शांति नहीं मिलेगी। तू अपना अलग हो जाना। जब इस तरह की ट्रेनिंग किसी को दी जा रही है माता पिता द्वारा, जो जिनकी ट्रेनिंग सबसे बड़ी ट्रेनिंग मानी जाती है, तो आप बता दो कि वो बच्ची कैसी बनेगी। तो मैं कहता हूँ उसकी बच्ची लड़की का कोई गलती नहीं है, लड़की की जो एजुकेशन है, जो उसको सिखाया पढ़ाया जा रहा है, वो गलत है। उससे सोच क्या डेवलप होती है, कोई भी बात होती है पूरे दिन की बात शाम को उसकी मदर के पास पहुंच जाती है लड़की की फोन से, आज दिन में यही हुआ, वो उसको फिर बताती है इसको तुम ऐसे करना, तो वो अपनी मदर की उस पर चलती है और फिर वैसे करती है, परिवार टूट जाते हैं। तो जहां भी लड़की के परिवार में उसके माता पिता का इंटरफेरेंस ज्यादा होगा, वहां वो परिवार कभी सुख चैन से नहीं रह सकता और वहां डाइवोर्स होना निश्चित है। और ऐसे तो एक नहीं तमाम एग्जांपल किसी जमाने में, जबकि मैं आपको बात कर रहा था कि जब 10-15 लेडीज एक साथ मिलकर रहती थी, सास बहू और उसकी बहू और उसकी बहू के रूप में, आज एक सास एक बहू नहीं रह सकते, और तो और बहू और हस्बैंड और वाइफ नहीं रह सकते। लानत है समाज पर, लानत है लोगों की सोच पर। पहले स्त्री की तुलना धरती से की जाती थी, आपको याद हो तो हमेशा, क्यों? क्योंकि धरती ही वो चीज है जिसमें सबसे ज्यादा सहन शक्ति होती है। उस पर क्या क्या नहीं करते हम लोग, लेकिन वो सहनशील रहती है। लेकिन ये विद्रोह भी डॉक्टर साहब सामने नजर आ रहा है, और बहुत सारी जो लड़कियां हैं वो इनका कहना ये है कि हमारी नानी दादी वो पिसी होंगी, हम ऐसे नहीं हैं, वो दबी होंगी, हम ऐसे नहीं हैं, हमें सहन नहीं कर सकते, हमको अपना जो जीवन है वो चाहिए और अपनी लाइफ चाहिए हमें, है नहीं। तो उनके लॉजिक जो है वो इस तरह के निकल निकल करके आते हैं, तो इसका क्या किया जाए? वो ये ना कि उनकी ट्रेनिंग गलत है। वही मैंने कहा कि फैक्ट्री जहां प्रोडक्ट बन रहा है, जब वही डिफेक्टिव है, प्रोडक्ट बनाने की फैक्ट्री, उसका जो सांचा है वो डिफेक्टिव है, तो आप सोचो कि जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो सही कैसे हो जाएगा। गलती सांचे की है, गलती प्रोडक्शन मैनेजर की है, गलती उस फैक्ट्री की है जिसने उस प्रोडक्ट को बनाया। तो उसकी सोच यहां तक पहुंची क्यों? हमारे, मुझे याद है आज भी, हमारे ताऊ जी की सबसे बड़ी बेटी की आभा नाम था, जब पहली बार हमारे जो थे उनके हस्बैंड थोड़े तेज स्वभाव के थे, गुस्से वाले थे, तो कभी कभी डांट दिया करते थे। ऐसी उनकी मदर भी थोड़ी गुस्से वाली थी, कभी कभी डांट दिया करती थी। तो वो पहली बार घर पे रो के आई, अच्छा, मैं तो बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हुई हूँ। तो हमारे ताऊ जी ने एक बात कही उनसे कि बेटा देखो, तुम्हारा वो घर है, आगे से हमें वहां के बारे में कुछ मत बताना, हमने तुम्हारी शादी कर दी, अब तुम्हारा काम है तुम उसे कैसे एडजस्ट करो। हमारे यहाँ से तो लड़की की डोली जाती है और अर्थी वापस आती है। इस सेंटेंस को भी डॉक्टर साहब नई तरीके से लोग अब पेश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई अब गॉन आर द डेज, कि जब लोग लड़की की डोली जाती थी और अर्थी वापस आती थी तो उन्होंने कहा तुम आप भाड़ में गए, अब कोई ऐसा चक्कर नहीं है, अब तो हम आ जाते हूँ मैदान में। तो अब तो इस पे बात आ गई है कि भैया कोई ऐसा कुछ नहीं होगा। और अभी मैं उनको सुन रहा था कि जावेद अख्तर साहब को मैं सुन रहा था, जावेद अख्तर साहब ये कह रहे थे कि भाई कैसी लड़की तुमने पैदा की है जो पिट के आ गई, मेरी लड़की होती तो मैं कहता था मार के आओ। तो ये उन्होंने कहा। हाँ, तो ठीक है, मारामारी चल रही है और क्या चल रहा है? परिवार में प्रेम खत्म हो गया, सामंजस्य खत्म हो गया, समन्वय खत्म हो गया, प्यार मोहब्बत खत्म हो गई, अब तो मारपीट ही चल रही है। और क्या, और हर जगह परिवार में देख लो मारपीट चल रही है। तो यही होगा। अगर आपको असली शांति चाहिए, असली प्यार चाहिए, असली प्रेम चाहिए, असली समन्वय चाहिए, सहानुभूति चाहिए, तो आपको परिवार से मिलकर चलना पड़ेगा और अपने माता पिता को परिवार से थोड़ा अलग रखना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि उनकी बेइज्जती करो, नो, आप उनकी इज्जत करो, लेकिन अगर वो आपके परिवार के बीच में इंटरफेयर करते हैं तो आप हाथ जोड़ के उनसे कह दो कि पापा मम्मी देखो मेरा ही परिवार है, मुझे इसमें करने दो, आप प्लीज इसमें वो मत करें, मैं अपने आप ठीक कर लूंगी। ये तो रही डॉक्टर साहब। तो अब मैं आपको बताता हूँ, इसी के सामने बता रहा हूँ। तो ये
भावना डेवलप तभी तो होगी जब उसकी शिक्षा वैसी होगी जैसे मैंने बताया। और मैं बता रहा हूँ वो बात अधूरी रह गई थी कि जब वो रोके आई थी तो उन्होंने ये कहा था जी ने, उनकी हिम्मत दोबारा आज तक का रिकॉर्ड है, इससे 40 साल में कभी हिम्मत नहीं हुई कि उन्होंने आके कोई घर की बात कही हो। और उन्होंने इतनी अच्छी तरह अपने ससुराल में एडजस्ट किया कि आज उनके ससुराल के अंदर केवल उन्हीं का नाम जाना जाता है कि आबा जैसी बहू नहीं मिल सकती कहीं। बताइए कितना सुख, कितनी शांति, कितना परिवार में समन्वय, सब कुछ मिला उनको। अगर वो तभी भड़क जाती या तभी विचलित हो जाती तो क्या तो मतलब कहने का अर्थ ये है कि वो तो उस समय पे उनका बचपना रहा होगा, तो पिताजी ने जब समझाया उनको हर तरीके से तो उन्होंने भी जाकर के बहुत सारी चीजें शायद उन्होंने समझी। तो ये है तरीका जीने का। आजकल जीने का तरीका नहीं है, आजकल है मारपीट का जमाना। तूने एक मारा मैं तेरे 4 मारूंगा, तो वे ठीक है। फिर तो अब इसके साथ साथ ये तो मैंने एक पहलू रखा इसका आपके सामने, अब मैं आपके सामने दूसरा पहलू भी रखता हूँ। दूसरा पहलू क्या है? पुरुषों का कि हमारे यहाँ जो लड़कों की जो है ना वो भी गलत हो रही है। उनकी ट्रेनिंग भी सही नहीं है। तो सबसे लब्बो लबाब इसका ये है कि हमारे बच्चों की, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसको ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं मिल पा रही, उसको एजुकेशन प्रॉपर नहीं मिल पा रही। ना तो उसके माँ बाप के पास ऐसा कोई कॉलम है जो उनको सही ट्रेनिंग दे, ना हमारे एजुकेशन सिस्टम के पास ऐसा कॉलम है जो उनको सही ट्रेनिंग दे, ना हमारे सोशल एनवायरनमेंट के पास ऐसा कोई कॉलम है जो उसको सही ट्रेनिंग सोशल एनवायरनमेंट से मिल सके। तो वो कहां से सीखेंगे बेचारे? उनकी कोई गलती नहीं है, गलती हम उनकी निकालते हैं, लेकिन गलती उनकी नहीं है। गलती है माता पिता की, गलती है एजुकेशन सिस्टम की, गलती है सामाजिक एनवायरनमेंट की। उनको जब जो चीज मिली नहीं रही, जो वो कोई देख ही नहीं रहे, तो उन्हें कहां से बेचारों को मिले? तो लड़कों की भी जो एजुकेशन है वो गलत है। लड़कों की एजुकेशन भी है कि जो लड़की के माता पिता हैं वो ये समझते हैं कि अगर लड़की आ गई तो ये तो हमारी जायदाद है, हम जैसे चाहे वैसे इसको इस्तेमाल करें, मतलब ये प्रॉपर्टी है हमारी। तो ये भी सोच बिल्कुल गलत है। अब मैं उसकी तरफ से बोल रहा हूँ, लड़की की तरफ से। एक लड़की 25 साल जिस माहौल में रही, पली बड़ी हुई, दूसरे माहौल में जा रही है, वो कभी एक सा हो सकता है? बिल्कुल विपरीत माहौल में जा रही है। ये उसकी कितनी बड़ी बात है। और वो 25 साल वहां जाके अब फिर उस माहौल में अपने को एडजस्ट करती है। तो अगर उसको वहां प्यार भरा वातावरण मिलता है, प्यार मिलता है, समन्वय मिलता है, सहानुभूति मिलती है, तो वो उसमें रम जाएगी, परिवार को अपना मानने लगेगी, क्योंकि उसको प्यार मिलता है। लेकिन जगह जगह हर बात पे धुतकार मिले, हर बात पे उसको ताने मिले, हर बात पे उसके माता पिता के, उसके मायके के ताने मिले, तो लड़की कैसे रह सकती है? तो ये दोनों साइड से देखने वाली बात है। अब तो बीच में तो ये कहने लगे थे लोग कि लड़के लड़के की जन्मपति मिलाने की जरूरत नहीं है, लड़के और लड़के की माँ सास की जन्मपति मिला लो तो ठीक तो बेड़ा पार लग जाएगा। तो ये सब क्यों क्वेश्चन हो रहा है? ये हमारा समाज कहाँ जा रहा है? ये मैं अब आपको सही बता रहा हूँ, बड़ी सीरियस बात है ये हमारा समाज विघटन की ओर जा रहा है। और आप ये सोचिए कि जो 20 साल बाद डाइवोर्स होता है, उनके बच्चों की क्या स्थिति होगी? और यह मैं कहता हूँ 20 साल 5 साल बाद ही होता है। एक बच्चा है 1 साल का, एक बच्चा है 3 साल का, और 5 साल बाद डाइवोर्स हो गया, उन बच्चों की स्थिति क्या होगी? वो बच्चे क्या सीखेंगे? वो क्या समाज के एक अच्छे नागरिक बन पाएंगे? वो क्या देश के अच्छे नागरिक बन पाएंगे? उनको कोई अच्छा माहौल मिल पाएगा वातावरण का? तो सोचो यार कि आप आने वाली पीढ़ी को ही बर्बाद कर रहे हो, आप समाज का वातावरण बर्बाद कर रहे हो, आप समाज देश सबको वातावरण बर्बाद कर रहे हो। एक सिर्फ इस बात के लिए, एक उच्छृंखलता के लिए, क्या कि एक ऐसी में स्वतंत्रता मिल जाए बस, बोलने की भी, खाने की पीने की भी, और पहनने ओढ़ने की भी, बस हमें स्वतंत्रता चाहिए। और हम जो पढ़े लिखे हैं तो हम हैं, हम पढ़े लिखे हैं तो हम हैं, हमारे सामने कोई नहीं है, हमारे सामने कोई नहीं है। बिल्कुल ये भावना हटानी पड़ेगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जो सामंजस्य की बात हो रही है, जैसे कि शादी विवाह के अंदर, तो शादी जो है कोई ईश्वर के द्वारा तो ऐसा है नहीं, कोई आयोजन तो हुआ नहीं था। ये तो यह है कि दो परिवारों ने मिले और उसके बाद उन्होंने देखा कि भाई लड़का और लड़की जो है वो उनके योग्य हैं, और वो एक एडजस्टमेंट के थ्रू उनका भाई इनका तिलक करिए और इनकी शादी जो है हो गई। तो वो दो परिवारों के द्वारा एक मिलन है कि जो भाई आपको कर दिया गया। अब क्या कहते हैं, ये अपना जो स्वयं का व्यवहार है, कहीं अगर एक व्यक्ति गुस्सा है
तो आप थोड़ा शांत हो जाइए, आप चुप रहिए। अभी क्या है कि मैंने कई घरों के अंदर देखा है कि अगर पति ने एक बार बोल दिया तो उसको अलग अलग एंगल से 10 बात उसको बोली जाएगी। बिल्कुल सही कहा। और कई बार ये भी उल्टा है कि अगर पत्नी ने कोई बात बोल दी तो उसको उसी बात के 10 जवाब दे दिए जाएंगे। तो अगर ये तुरंत जवाब अगर मिलने की प्रतिक्रिया है, अगर किसी को मतलब सब्र और धैर्य नहीं है, तो ये तो मैन मेड सिस्टम बिल्कुल मैन है नहीं? ये हमारा खुद बोया हुआ है सब। हाँ, तो ये तो जाहिर सी बात है कि भाई, तो यहाँ तो मुझे जो लगता है डॉक्टर साहब कि एक एडजस्टमेंट जो है समय के साथ, वक्त और परिस्थिति के साथ, अगर आप मिलकर के चलेंगे, कभी तुम नीचे सब कुछ कभी ठीक वो, होगा। तो सब कुछ ठीक ठाक ठाक होगा। लेकिन ये धैर्य और सब्र की घनघोर कमी क्या कारण है कि जिसकी भाई वजह से जो पत्नी एक पति की होकर नहीं रही, जी वो क्या जरूरी है कि वो दूसरे पति के साथ रह लेगी हाँ या उससे निभा लेगी? या जो पति एक पत्नी के साथ नहीं रहा, क्या जरूरत है कि वो दूसरे के साथ में निभा लेगा? या तो कमी खाली पत्नी की नहीं है, कमी कमी का खाली पति की नहीं है, कमी दोनों की है। कमी तो दोनों का एडजस्टमेंट जरूरी है। और मजे की बात देखो आप कि जो बहू अपने सास ससुर को अपने घर रखना पसंद नहीं करती और वृद्धाश्रम में जाके उनको डलवा दिया, वो बहू अपने मायके जाती है तो अपने भाई से कहती है कि भैया, और अपनी भाभी से कहती है कि भाभी मेरे माता पिता का ख्याल रखना। अब आप देखिए कितनी बड़ी मजाक है ये, कितना बड़ा मजाक। खुद तो अपने सास ससुर को उसने डाल दिया वृद्धाश्रम में, और अपने भाई बाबू से जाए कहती है भाभी से कि भाभी मेरे माता पिता का ख्याल रखना, उनकी सेवा करना। अब आप सोच लो, जब समाज में ये स्थिति पैदा हो गई तो कहां से कुछ हो जाएगा? अरे वो भी तो किसी की बहू है, उसके भी तो वो सास ससुर है। जब तूने अपने सास ससुर को वहां डलवा दिया तो वो क्या करेगी? वो भी तो तुमसे सीख रही है, वो भी डालेगी। बिल्कुल। और इस पे जो अभी आपने बात एक उठाई थी जी तो तुरंत जवाब देने वाली, इस पे मुझे एक बात याद आ गई। ऐसा था कि मुझसे लोग बहुत काउंसलिंग करने आते हैं, क्योंकि मैं काउंसलर भी हूँ। अपने जिनके दुखी हैं वो बेचारे अपने दुख लेके आते हैं, मैं उनके दुख दूर करने की कोशिश करता हूँ। और ईश्वर की ये कृपा है कि ऑलमोस्ट 80-90% लोग के दुख दूर हो जाते हैं और उनसे खूब आशीर्वाद मुझे मिलता है। तो एक हस्बैंड वाइफ का कपल आया मेरे पास, बोला जी हमारा तो बस कोई वो नहीं है, पूरा हो हम तो परेशान हैं, तो बहुत दुखी हैं, हमारा तो परिवार खत्म हो चुका, हम में तो बिल्कुल आपस में सामंजस्य नहीं है, और ये इतना लड़ती है, ये इतना लड़ता, वो कहती है ये इतना लड़ता है, वही लड़ाई शुरू हो गई। मैंने कहा शांत शांत। बोले हम बस अब हम साथ रह नहीं सकते। तो मैंने कहा फिर क्या करा? बोले अरे हम तो क्या बताएं आपको डॉक्टर साहब कि हमें हमें ये पता लगा, हमारे एक जानने वाले थे, वो वास्तुशास्त्र वालों के पास ले गए, तो वास्तुशास्त्र वालों ने कहा कि आपका जो मकान है ना यही गलत बना हुआ है, ये इसका जो मेन गेट है वो दक्षिण की तरफ है, इसका जो टॉयलेट का गेट उधर खुला है और ड्राइंग रूम का गेट इधर खुला है, सारे गलत बना हुआ है। अगर इसको आप बेच दें और नया मकान बनवा लें या तोड़वा के नया जैसे मैं बताऊं वैसे बनवा लें तो आपकी समस्या दूर हो जाएगी। तो मैंने कि ये कहा, फिर क्या किया आपने? बोले जी कहाँ, इतना इतना मकान बेच के मकान खरीदना कोई आसान बात है, और मकान तोड़वा के नया मकान हम पे कहाँ पैसा रखा है इतना, तो वो तो हम नहीं कर पाए कुछ भी। तो मैंने कहा ऐसा करो फिर आप वो करो जो मैं आपसे कहता हूँ। बोले अच्छा बताइए। बोले मैं आपको एक दवा दे रहा हूँ। तो मैंने एक शीशी में उनको दवा दी बना के, लाल रंग की। मैंने उनसे कहा कि ये दवा आपके लिए है, और आप ऐसा करो कि आप जब गुस्सा आए तो आप, अच्छा दूसरा काम ये करो, दो बात बताई मैंने उनको। एक काम आप ये करो कि मकान की प्रॉब्लम बताई ना वास्तुशास्त्र वालों ने, तो आप उस मकान पर ताला डाल दो और आप एक नया मकान किराए पे ले लो। पहले मैंने ये बताया था उनको कि पहले आप जो है मकान किराए पे ले लो और 1 महीने बाद रहो किराए पे, अब फिर मुझे आके बताना, आपकी समस्या दूर हो जाएगी, क्योंकि तो मकान से ही दूर होनी थी, आपकी समस्या दूर हो जाएगी। तो बोले हाँ बात तो आप सही कह रहे हो, इससे मकान भी बच जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा, आपका पता भी लग जाएगा। बोले हाँ चलेगी। उन्होंने मकान पे ताला डाला, ये बिल्कुल वास्तविक घटना बता रहा हूँ, और उन्होंने किराए पे मकान ले लिया 1 महीने के लिए। अब 1 महीने बाद मेरे पास आए, मैं कहा हाँ समस्या दूर हो गई, अब तो खुश हो? बोले कहाँ जी, हमारे तो वैसी की वैसी समस्या है। तो मैं कहा वास्तुशास्त्र वालों ने क्या कहा था?
लोग बिल्कुल गलत कहा था, बिल्कुल झूठ बोला था, हम नहीं मानते उनकी कोई बात, हमें तो आप कोई बता दो जी, और नहीं तो हमारी तो जीवन खत्म ही हो जाएगा। वो तो वास्तुशास्त्र वाली बात तो आप खत्म करो, मैं ठीक है, आप मेरे पास आए हो, बोले हाँ आप दो डॉक्टर साहब को दवा दो, मैंने उनको फिर दवा दी, वो बात अब आई है, मैंने उनको दवा दी एक शीशी में, मैं कहा ऐसा करो आप अपने मकान में जाओ, मकान किराए का छोड़ दो और उसमें ताला खोलो, उसमें रहो आराम से। बोले क्या करना चाहिए हमें, मैं कहा जब हस्बैंड को, मैंने लेडी से कहा कि जब आपके हस्बैंड को गुस्सा है तो ये इसकी एक खुराक अपने मुंह में डाल के रख लो। बोले मुंह में रहनी चाहिए, मैंने कहा जब तक गुस्सा है मुंह में उसको रखो, तभी उसका असर आएगा, और जब उनका गुस्सा खत्म हो जाए और शांत हो जाए फिर उसके बाद आप उसे पी लो। अच्छा बस यही करना, मैं कहा तो मैंने 2 शीशी उनको बना के दे दी, क्या आप ऐसे करो। अब वो साहब वो तो पन्ननबाजी मेरे पास आ गए और आके बोले जी कमाल हो गया, मैंने क्या हो गया, क्योंकि या तो घर में का वातावरण शांत हो गया, मैं कैसे हो गया, बोले आपकी दवा तो बड़ी चमत्कारिक थी, अरे क्या भाई बहुत बढ़िया दवा थी, अरे मजा आ गया, आपने क्या दवा दे दी, ये तो आज तक कोई कर ही नहीं पाया, हमारा तो घर बच गया। मैं कहा अच्छा चलो मजा आ गया, आपको कहा हो तो गया, बोले हाँ जी बिल्कुल हो गया, अब हम बिल्कुल ठीक है, ना कोई परेशानी है ना कोई दिक्कत है। बोले एक बात बता दो डॉक्टर साहब कि आपने दवा कौन सी दी थी, क्योंकि इतनी चमत्कारिक दवा हमने देखी नहीं। मैंने कहा देखो डॉक्टर अपनी दवा का राज किसी को नहीं बताता, ये आप समझ लो, लेकिन फिर भी मैं आपको एक शिक्षा के लिए और लोगों को शिक्षा के लिए आपको बता रहा हूं आज कि मैंने आपको क्या दिया था। मैंने आपको कोई दवा नहीं दी थी, मैंने केवल पानी में रंग मिला के खाने वाला वो आपको दे दिया था, और ये आपसे कहा था कि जब उनकी आपकी वाइफ से कि जब हस्बैंड को गुस्सा आए तो आप इसे मुंह भर के रख लेना, और जब गुस्सा खत्म हो जाए तो पी जाना। आपने वही किया, तो उससे क्या हुआ कि जब उनका क्रोध रूपी अग्नि धड़कती थी, भभकती थी खूब, तो आपने उसमें घी नहीं डाला, आप चुपचाप हुए बैठ गए, वो धीरे धीरे भभकी और फिर धीरे धीरे बैठ गई। अगर आप उसमें घी डाल देते तो फिर और वो ज्वाला भड़क जाती। तो क्या हुआ कि जब उनको गुस्सा खत्म हो गया आपने पी लिया, बात खत्म हो गई, फिर बात ही खत्म हो गई। इसी तरह जब जब उनका गुस्सा आया आपने ये दवा मुंह में रखी और आप इसे पी गई। तो ये दवा का चमत्कार नहीं है, तो पानी था। ये चमत्कार उसका है कि अगर किसी को, अब आज शिक्षा लो, अगर किसी को गुस्सा आए तो आपका तभी तुरंत पलट के कभी जवाब मत दो। वही जो आपने बात कही थी उसमें मुझे बात याद आ गई। तो आप कभी गुस्सा आए तो पलट के जवाब मत दो, आप शांत हो जाओ। जब गुस्सा उधर खत्म हो जाए तब चाहे प्यार से समझा दो कि आपकी बात गलत थी। आप देखो कि आपका कभी कुछ होने गई, कुछ नहीं हुआ कभी भी। तो उन्होंने ये बात मानी और आज उनका परिवार बिल्कुल सुखी है, बिल्कुल सुरक्षित है उनका परिवार। तो ये है सबसे बड़ी चीज क्या है, सहनशीलता। जहां सहनशीलता का अभाव हो गया वहां सब कुछ खत्म हो गया, नष्ट हो गया। अब आप खुद ही देख लो, धरती जहां सहनशील है वहां तो आराम से चल रहे रह, और जहां धरती में विस्फोट हो जाता है, धरती फट जाती है, तो ज्वालामुखी निकल आता है, वहां क्या रह सकता है आदमी? नहीं रह सकता। बस वही समझ लो आप बात। बिल्कुल ठीक आपने एग्जाम्पल दिया है कि इन्हीं इसी वजह से जो है वो सारी जो समस्या जो है वो पैदा हो जाती है। तो डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा रहा ये चर्चा आज की जो रही कि भाई कि जो अगर व्यक्ति समझ ले कि भाई ये तो मैन मेड रिश्ते हैं, तो इसमें धैर्य, सब्र, अपनी जबान पर थोड़ा सा लगाम, ताला, है ना। एग्जैक्टली। और दूसरी चीज बताऊं आपको, कमी हर एक में होती है। हाँ, कोई भी कमी हर एक में, देखो लेडी में भी कमी होती है और आदमी में भी कमी होती है, और वो कहीं ना कहीं एक एडजस्टमेंट की बात बस वो कमी, उसकी कमी को वो एडजस्ट करे, उसकी कमी को वो एडजस्ट करे, तभी आदमी चलती है। आप ये सोचो कि कोई बिल्कुल बिना कमी का मिल जाएगा, वो तो ईश्वर के अलावा कोई नहीं। हाँ, तो हर एक आदमी में भी कोई कमी होती है, ऐसी बात थोड़ी है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ईश्वर के अलावा हर आदमी में कोई ना कोई कमी है, किसी में ज्यादा है किसी में कम है। एडजस्ट करना जरूरी है, अगर एडजस्ट नहीं करोगे तो गाड़ी नहीं चलेगी। एडजस्ट नहीं करोगे तो सिर्फ आप अकेले मैदान में हो, फिर लड़िए, आप अपना संघर्ष करिए, ये हो रहा है, फिर जो लड़ी रहे लोग। और फिर जब आप अकेले आएंगे, जब जीवन का संघर्ष नहीं झेल पाएंगे तो उठपटांग काम करेंगे, जो कि आजकल चल भी रहा है। और बच्चों का क्या होगा, और आने वाली पीढ़ी कैसे बन जाएगी? हाँ, वो कैसे बना रहे हो आप? बिल्कुल। जो जिनके हस्बैंड वाइफ के डाइवोर्स होते हैं उनके बच्चों को देखो, उनकी क्या क्या शिक्षा मिली है उन्होंने अपने बच्चों, तो आने वाली पीढ़ी तो बेकार कर दी ना उन्होंने अपने बच्चों ने उनके अपने जीते जी अपने सामने मतलब ऐसी चीजें देखी हैं जो उनको नहीं देखनी चाहिए थी। बिल्कुल, आप सोच लो। तो डॉक्टर साहब इसी नोट के साथ में कि ये जो डिवोर्स की कहानी और जो एक वैवाहिक जीवन के जो सूत्र जो हैं, तो आज ये बात निकल करके आई है कि आपको धैर्य, सहनशील
सतर्कता के साथ में और एक एडजस्टमेंट के साथ में अपने वैवाहिक जीवन को संभालना है। एग्जैक्टली। संभालना है, अगर संभालेंगे तो गाड़ी बहुत अच्छी तरीके बहुत से अच्छी चलेगी तरीके और बच्चों पर भी कोई नकारात्मक प्रभाव और इससे एक और भैया आजकल गलत भावना डेवलप हो रही है। आजकल लोग बाग शादी करने से डर रहे हैं। हाँ, शादी नहीं हो रही, लिविंग रिलेशनशिप नई चीज आ गई, बिल्कुल बिल्कुल आज भी उसमें रहने लगे। उसमें तो अब रहने आप बता दो समाज का भविष्य क्या रहेगा। तो समाज का जो विघटन होना था उसके आगे एक और कड़ी एक और स्टेप आ गया, मतलब उसको ठीक करने की बजाय, हम्म, उस सिस्टम को सुधारने की बजाय और उस सिस्टम को बिगाड़ने का एक नया स्टेप आ गया। नया स्टेप आ गया है और जिसको लोगों को मजबूरन स्वीकार भी करना पड़ रहा है। तो डॉक्टर साहब, इसी नोट के साथ कि हम उम्मीद करते हैं कि लोगों को थोड़ी सद्बुद्धि आए और थोड़ा सा समाज ठीक ठाक चले और वैवाहिक जीवन के जो सूत्र हैं वो आपने सब बता ही दिए हैं। डिवोर्स कैसे बचाना है ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद MSTV से इस विषय पर बात करने के लिए। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया कि किस तरीके से लड़के का पक्ष, लड़की का पक्ष दोनों अगर अपने आप को संभाल लेते हैं और एक एडजस्टमेंट करके चलते हैं, एक दूसरे की बात को समझते हैं और जहाँ बोलना चाहिए वहीं बोलते हैं, ऐसा नहीं कि अननेसेसरी बोलते हैं, और कभी किसी को गुस्सा आ भी जाता है तो आप अपनी त्वरित प्रतिक्रिया ना दें, तुरंत एकदम से कोई प्रतिक्रिया ना दें। ये अक्सर देखा गया है समाज के अंदर कि उन्होंने बोला नहीं और आपने 4 प्रतिक्रियाएं जो है फौरन फेंक दी उनकी तरफ, तो जाहिर सी बात है कि वो उनका कहना बिल्कुल सही है कि एक तो आग जली रही थी और उसमें आपने घी डालने का काम कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि रिश्ता फिर कैसे संभलेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव से किसी और मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। अब लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।